हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 12.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को यहां पर हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। और आपको आगे बोला गया है कि अगर कहीं पर पाई आता है तो उसका मान आप 22/7 का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर एक त्रिज्यखंड करके एक शब्दावली आ रही है जिसको आपको समझना जरूरी है, और फिर हम क्षेत्रफल के लिए तो एक फॉर्मूला लगाएंगे ही। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर ये त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त सबसे पहले बनाना होगा। तो देखिए, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होगा, मान लीजिएगा। अब इस वृत्त का कोई भी केंद्र होगा, मान लीजिएगा ये इस वृत्त का केंद्र है जिसको आपने बिंदु O बोल दिया। अब आपको बोला गया कि त्रिज्यखंड बनाना है और कोण 60 अंश होना चाहिए। तो अब समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो ध्यान रखें कि अब हम O से एक लाइन बनाएंगे, अर्थात एक बेसिकली हम रेडियस बनाएंगे। रेडियस मतलब त्रिज्या बनाएंगे। तो देखिए, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब ये देखो, ये वृत्त का केंद्र था, ये जो कोण है वो 60 अंश का होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास शेडेड भाग है, मैं इसको एक बार आपके सामने समझा देता हूं। तो मैं पीले रंग से एक भाग बना रहा हूं। ये जो भाग है आपके पास, इसी भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ये इस तरीके का त्रिज्यखंड है जो केंद्र अर्थात बिंदु O पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो बेसिकली त्रिज्यखंड का मतलब ये हुआ कि वृत्त की दो त्रिज्याएं यदि उसके केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएंगी तो हम बोलेंगे कि 60 अंश का त्रिज्यखंड हो गया। इसी तरीके से अंश अर्थात कोण आपके पास बदल सकते हैं, त्रिज्यखंड लेकिन यही रहता है। तो ये आपके पास त्रिज्यखंड हो गया। तो अब देखिए, त्रिज्यखंड का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखो, आपको तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि त्रिज्या है। तो देखिए, वैसे तो कोशिश की जाती है कि फॉर्मूले को हम याद करें, तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला समझा देता हूं कि आखिर वो कैसे फॉर्मूला आया है। क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको पता होगा कि कैसे आया है तो परीक्षा में अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो कोण 60 अंश का है। अब यदि हम कोई एक वृत्त बनाए, मान लीजिएगा ये आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास केंद्र है उस वृत्त का। तो अगर हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक त्रिज्या है इस वृत्त की, तो ये त्रिज्या पूरी घूमती हुई आ रही है और ये पूरा एक चक्कर लगा रही है। इसका मतलब ये जो कोण है, इस त्रिज्या ने केंद्र के सापेक्ष 360 अंश का कोण घूमा। तो जब आप 360 अंश कोण घूमते हैं तब आपने क्षेत्रफल पढ़ा है कि वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वो वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप देखो कि अगर आप एक अंश कोण घूमोगे तो वो तब क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश। अब यहां से आप देखो कि अगर आप अब कोई भी कोण घूमेंगे, क्योंकि अभी तो ये आपने एक अंश के लिए निकाल लिया, लेकिन अगर आपको तो यहां पर एक किसी भी जनरल अर्थात व्यापक फॉर्मूला चाहिए, तो अगर आप कोई भी थीटा कोण घूमेंगे तो आपके पास वो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। तो ये इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। और ध्यान रखें, यहां पर जो थीटा होता है वो अंश में आपके पास आएगा, क्योंकि सब जगह आप अंश की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अंश की आपने बात की है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को आपको कंठस्थ करना होता है। तो ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो आप यहां से देखिए कि आपको तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, आपको आर पता है अर्थात वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और देखो अब आपको कोण पता है 60 अंश आप घूम रहे हैं, अर्थात जो थीटा होगा वो 60 अंश आप लगा देंगे। तो देखिए, इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल ये आपके पास हो जाएगा पाई आर की जगह आप 6 लगा देंगे क्योंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, अपॉन 360 अंश गुणा थीटा होता था। अब थीटा की जगह आप 60 अंश लगा देंगे। तो ध्यान रखें,
थीटा मतलब अंश में होना चाहिए आपके पास वो कोण। तो देखिए 60 से 360 कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो पाई गुणा, देखो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 हो गया, बटे 6 हर में है, तो ये 6 बार कैंसिल हो गया। अब वैसे तो अगर आपको पाई का मान कुछ भी नहीं दिया होता तो आप पाई को पाई ही रहने दें और अपना आंसर लिख दीजिएगा तुरंत। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको तो पाई का मान बोला गया है कि 22/7 प्रयोग करना है। तो यहां से देखिए आपके पास हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा 6 अर्थात 132/7। और चूंकि आप देखो कभी भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो हमेशा मात्रा लिखना जरूर चाहिए, अदरवाइज आपका हो सकता है क्वेश्चन में मार्क काट लिए जाएं। तो यहां से देखो आपके पास जो दूरी का मात्रक है वो सेंटीमीटर है। अब देखिए कोण का मात्रक तो बेसिकली कट जाएगा क्योंकि थीटा बटे 360 अंश, मतलब ये अंश से अंश कट गया। तो बेसिकली जो आर का स्क्वायर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर ही यहां पर आपके पास मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से 132/7 यहां पर आपका उत्तर हो गया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। और बोला गया कि पाई का मान आप 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि वृत्त की बात की जा रही है और वृत्त की परिधि आपको 22 सेंटीमीटर बोली गई है। तो आप जानते हैं कि परिधि के लिए आपके पास एक सूत्र होता है 2πr, ये परिधि होती है, लेकिन 2πr तो आपके पास 22 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास जो त्रिज्या आएगी वो आ जाएगी 22/2 पाई, और पाई का मान आप 22/7 लगा दीजिएगा क्योंकि आपको तो बोला गया है ये। तो देखो r बराबर, देखो यहां से 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा, तो 11/22/7 आपके पास ये आ गया पाई का मान लगाने पर। तो देखो ये 11 गुणा 7/22 आ गया, तो 11 से 22 कैंसिल किया तो 2 बार, तो r का मान 7/2 आ गया। अब देखो परिधि चूंकि सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए त्रिज्या जो होगी वो सेंटीमीटर में आपके पास आ गई है। तो अब त्रिज्या चूंकि आपने निकाल ली, तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का मतलब क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है जो आपने पहले ही निकाल ली है 7/2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिएगा इस वृत्त का ये कोई केंद्र है। अब यहां पर देखते हैं चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। तो देखो चतुर्थांश का मतलब है 1/4 भाग। अब ये वृत्त पूरा अगर आप देखोगे, ये कोई भी एक त्रिज्या है, तो देखो ये त्रिज्या अगर ये पूरा घूम जाएगी तो वो पूरा घूमने पर ये जो कोण बनेगा इस त्रिज्या द्वारा केंद्र पर वो 360 अंश का बनता है। लेकिन चतुर्थांश का मतलब आपको जैसा नाम से भी पता लग रहा है 1/4, 1/4 भाग है। इसका मतलब आपको इस वृत्त में पूरा नहीं घूम के केवल 1/4 भाग घूमना है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरा घूमते हैं तो 360 अंश कोण बनता है, 1/4 घूमेंगे तो इसका मतलब अब आपके पास जो केंद्र पर कोण बनेगा दो त्रिज्याओं द्वारा वो 90 अंश बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास 90 अंश का बन जाएगा। तो ऐसा भाग आपके पास 1/4 कहलाएगा। अब यहां पर ऐसा मत सोचिएगा कि इस तरीके से ही घूमना है, बस ध्यान रखें कि दो त्रिज्याओं के बीच में कोण 90 अंश का यदि बनेगा तो उस भाग को हम चतुर्थांश बोलेंगे। तो इस तरीके से जो चतुर्थांश है वो देखिए मैं पीले वाले भाग से दर्शा दे रहा हूं, ये आपके पास इस वृत्त का अभिष्ट चतुर्थांश हो गया है। और आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोला गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा देता हूं कि चतुर्थांश कैसे कैसे और आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा ये भी आपके पास एक वृत्त है, मैं एक उदाहरण के तौर पर रफ में बता रहा हूं आपको ये। अब यहां पर आप देखो अगर ये आपने एक त्रिज्या बना दी और दूसरी त्रिज्या आपके पास ये है, और ध्यान रखें अगर ये कोण 90 अंश हो गया तो इस तरीके से ये भी आपके पास एक चतुर्थांश हो चुका है। तो ऐसा ना सोचें कि एक रेखा क्षैतिज होनी चाहिए और एक रेखा ऊर्ध्वाधर में नीचे की तरफ होनी चाहिए, वो किस तरीके से भी हो सकती है लेकिन कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो ये आपके पास चतुर्थांश आ गया। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपने क्षेत्रफल देखा था, क्योंकि देखो ये होगा तो एक तरीके से त्रिज्यखंडी, बस वो त्रिज्यखंड केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहां पर आपने क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला सीखा था और ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये फॉर्मूला था आपके पास पाई r² बटे 360 अंश गुणा थीटा। और ध्यान रखें थीटा कोण
जो होता था वो अंश में आना चाहिए। तो देखो आपको तो पता है अंश में 90 अंश है ये वाला कोण। तो यहां से आप देखो आपके पास आ गया पाई का मान, सबसे पहले आप रख दो 22/7, जैसा कि आपको बोला गया था कि आप इसका मान यूज करें 22/7। आर देखिए आपके पास 7/2 है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/2 गुणा 7/2। 360 अंश देखिए हर में आपके पास चल रहा है, तो 1/360 मैंने ये लिख दिया, गुणा थीटा आप देखो थीटा 90 अंश है, तो आपने 90 अंश यहां पर लिख दिया है। अब यहां से आप देखो कि 90 से 360 ये आपके पास 4 बार कट गया, देखिए 7 से ये 7 बार कट गया, 2 से ये देखो 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास बचेगा ये 11 गुणा 7 अंश में बचा, और हर में देखो 2 गुणा 4 आपके पास बच गया है, तो 2 गुणा 4 आपने लिख दिया। तो देखिए यहां से 77/8 आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान रखें आपको मात्रक भी लिखना होगा, तो चूंकि आपने देखा कि त्रिज्या का मात्रक आपके पास सेंटीमीटर था, इसलिए जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का उसका मात्रक आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास उत्तर आ चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम यहां पर अब पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको आगे बोल दिया गया है कि जहां अगर पाई आता है कहीं कहीं तो आप उसका मान 22/7 यूज करिएगा। तो सबसे पहले तो आप एक घड़ी की संरचना बना लेते हैं। तो आप जानते हैं कि घड़ी तो आपके पास एक वृत्त के आकार की होती है, तो ये मान लीजिएगा आपके पास एक घड़ी हो गई है। इसमें देखिए ये आपके पास इस घड़ी अर्थात इस वृत्त का केंद्र हो गया, ये मान लीजिएगा हमने बिंदु O मान लिया। अब यहां पर आप देखो यहां पर आपके पास 12 वाला होगा, फिर यहां पर देखो 1 लिखा होगा, फिर देखिए यहां पर 2 लिखा होगा और यहां पर 3 लिखा होगा। ऐसे ही आपके पास सभी अंक लिखे होंगे 4 5 6 से लेकर 11 तक। और लेकिन अभी उतना हमें एक तरीके से यहाँ कला तो करनी नहीं है, यहां तो केवल हमें समझना है। अब यहां पर आप देखो आप देख रहे हैं कि आपको बोला गया कि सुई जो है वो 5 मिनट में आपको क्षेत्रफल बताना है इसके द्वारा रचित। तो अब ये देखिए कि 5 मिनट ऐसा तो नहीं बोला गया है कि जब सुई 8 पर थी तो 9 पर पहुंच जाए तब, इसका मतलब सुई कहीं भी हो बस 5 मिनट घूमनी चाहिए। तो मान लीजिएगा आपके पास सुई केंद्र पर थी और ये देखो 12 पर थी, बेसिकली ये मान लीजिएगा 12 पर हो गई। अब 5 मिनट कब होंगे, जब ये वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से मान लीजिएगा ये सुई 1 पर पहुंच गई है। तो देखा आपने कि ये सुई ने ये कोण आपके पास अंतरित किया होगा। तो आपको ये नहीं पता कि ये कोण कितना है, बस आपको इतना पता है कि 5 मिनट चल गई है सुई। अब हमें ये कोण निकालना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कोण जरूर चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर ये सुई 12 से चलकर 12 पर ही आ जाती, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। मान लीजिएगा आपके पास ये एक घड़ी है, यहां पर कोई सी भी सुई कहीं पर भी हो, मान लीजिएगा वो सुई अभी 3 पर है। ऐसा जरूरी नहीं कि 12 पर ही होनी चाहिए, वो तो कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो सुई पूरा 3 से घूमना चालू करती है तो देखिए कभी 4 पर भी आएगी, कभी 5 पर भी आएगी, कभी 6 पर भी आएगी, और फिर दोबारा मान लीजिएगा वो 3 पर आपके पास आ जाए। इसका मतलब घड़ी की सुई 3 से चलकर 3 पर आ गई, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाएगी। अर्थात आपको समझ में आया कि देखिए मिनट में यदि आप देखेंगे तो मिनट में तो आपके पास आप 60 मिनट घूमे हैं और 360 अंश का कोण बन गया है। तो इस तरीके से 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण ये आपके पास आ गया 60 अंश, सॉरी 360 अंश है। अब यहां पर आप देखो 60 मिनट में आपने पता कर लिया कि 360 अंश का कोण बनता था, क्योंकि पूरी सुई घूमकर दोबारा वहीं पर आ जाती थी। लेकिन आप देखो आपको तो 5 मिनट में कोण बनाना है, तो इसलिए अब आप 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 360 अंश बटे 60। इसलिए अब आप 5 मिनट में कोण निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में तो आपको 5 मिनट घुमाया गया है मिनट की सुई को, तो ये आ जाएगा 360 अंश बटे 60 गुणा 5। तो देखो 60 से 360 ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए
आपके पास ये 6 गुणा 5 अर्थात 30 अंश आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा यहां पर होगा वो 30 अंश आपके पास हो जाएगा। तो अब देखो, आपको क्षेत्रफल पूछा गया है, अर्थात इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक तरीके से आपसे पूछा गया है। मैं यहां पर इसको पीले से समझा रहा हूं आपके लिए। तो इस त्रिज्यखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया गया, तो आपने तो त्रिज्यखंड के फॉर्मूला पढ़ाई है क्षेत्रफल निकालने का। तो वो फॉर्मूला आपके पास होता था कि क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। तो अब ये देखो कि आर पता होना चाहिए आपको और थीटा पता होना चाहिए फॉर्मूले के लिए। आर तो आपको पता है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो मिनट की लंबाई है, सुई की लंबाई, वही तो आर का काम करेगी, अर्थात त्रिज्या का काम करेगी। तो देखो, आप पाई की जगह तो 22/7 लगाओगे क्योंकि बोला गया है। आर की जगह 14 इंटू 14 आपने कर दिया क्योंकि आर स्क्वायर था, बटे 360 अंश इंटू थीटा, आप 30 अंश अब लगा दो। सॉरी, ये 30 अंश आपके पास आएगा। तो अब यहां से आप देखिए कि अगर आप 7 से ये 14 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार, 30 से ये 360 आपके पास 12 बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 2 से 12 को आप कैंसिल करेंगे तो 6 बार, और ये आपके पास 11 हो जाएगा। फिर 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया। तो आपके पास आ जाएगा 11 गुणा 14 बटे 3। तो इस तरीके से आप देखो, यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 14 गुणा 11 करने पर आपके पास 154 आ जाएगा, बटे 3 आपके पास आ गया। और यहां पर आप मात्रक लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपने एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक तरीके से निकाल लिया है जो केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है तथा त्रिज्या जिसकी 14 सेंटीमीटर है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहां पर इस प्रश्न में बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पहले भाग में आप देखिए, आपको बोला गया है संगत लघु वृत्तखंड। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम वृत्तखंड समझ लेते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड तो आपने पढ़ा है, शब्दावली हमने आपको समझाई थी पहले प्रश्न में ही। वृत्तखंड एक नई शब्दावली है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो ये मान लीजिएगा आपके पास एक वृत्त है। अब इस वृत्त का कोई भी केंद्र है, मान लीजिएगा ये आपके पास इस वृत्त का केंद्र है बिंदु O। अब ये देखिए कि अगर आप इस वृत्त की कोई भी जीवा एक बना दें, तो हम इस वृत्त की कोई भी एक जीवा बना देते हैं। तो आप मान लीजिएगा आपने एक तरीके से ये एक जीवा बना दी इस वृत्त की। अब ये देखिए, इस वृत्त की जीवाओं के जो अंत सिरे होंगे, अर्थात ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, अगर मैं इनको ए बी बोलना चाहूं तो ए और बी आपने लिख दिए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वृत्त के केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण तो अंतरित कर रहे होंगे। अब वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करने का मतलब ये हुआ कि आप ए से ओ को जोड़ दीजिएगा और बी से भी ओ को जोड़ दीजिएगा। जब आप दोनों से ओ को जोड़ देंगे, ए और बी से, तो ये जो कोण होता है इसी को हम बोलते हैं कि जीवा द्वारा बनाया गया कोण। तो अब आपको समझ में आ गया कि जीवा द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्यखंड तो आपको पता है लेकिन वृत्तखंड नहीं पता था। तो देखिए, अब ये जो भाग होता है आपके पास, मैं आपको समझाने के लिए देखो इस नीले से रंग से बना रहा हूं। ये जो आपके पास भाग होता है इस वृत्त का, इसको आप वृत्तखंड बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास देखो दो वृत्तखंड एक तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखो, आपको एक वृत्तखंड तो ये देखो दिखाई दे गया और एक वृत्तखंड इधर की तरफ दिखाई दे जाएगा। तो अब इनको हम वृत्तखंड तो बोलते हैं, लेकिन आपको प्रश्न में बोला गया संगत लघु वृत्तखंड। संगत का मतलब होता है कि इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला वृत्तखंड, और ये आपके पास संगत वृत्तखंड हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर लघु का मतलब क्या है। तो लघु का मतलब यह है कि जिस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और जिस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम होगा वो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। एक तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये कोण देखो 360 अंश है पूरा कोण, तो अगर इस वृत्त का एक पूरा कोण देखोगे तो 360 अंश है, तो ये जो थीटा आपने बनाया अगर वो 180 अंश से ज्यादा होगा तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और 180 अंश से कम होगा तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 180 अंश पे तो वो पूरा व्यास बन जाएगा उस वृत्त का। देखिए, ये मान लीजिएगा एक
वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये देखो 180 अंश बना दिया ये जीवा। तो ये आपके पास एक वृत्तखंड आ गया, दूसरा वृत्तखंड ये आ गया, तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे क्योंकि थीटा दोनों के लिए बराबर है। तो 180 अंश एक तरीके से निर्धारित रेखा होती है। तो जब भी कोण 180 अंश से छोटा होगा, इसका मतलब इधर वाला कोण बड़ा हो गया होगा, तो 180 अंश से छोटा कोण होने पर लघु वृत्तखंड बनेगा। तो आपने एक तरीके से लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड हमने आपको पहले ही समझा दिया था, तो ये आपको दोनों समझ में आ गए। अब प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न में आप ये देखो कि आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r 10 सेंटीमीटर और बोला गया है कि जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो देखो जैसे हमने आपको बताया यहां पर थीटा अंतरित कर रही है, अब आपको ध्यान रखना है कि वो जीवा समकोण अर्थात 90 अंश अंतरित करनी चाहिए। तो देखिए मैं उसको अलग से समझा देता हूं, ये तो मैंने केवल एक रफ में आपको समझाने के लिए बताया था कि वृत्तखंड का मतलब क्या होता है। तो ये मान लीजिएगा आपने एक वृत्त बनाया, ये इस वृत्त का केंद्र है बिंदु O, और ये देखिए इस वृत्त की एक जीवा हो गई। तो अब आप इस बिंदु से O को मिला दीजिएगा, और इस बिंदु से भी आप O को मिला दीजिएगा, तो आपके पास ये आया। अगर हम इनको बोल दें ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो अब ये जो जीवा थी वो 90 अंश कोण अर्थात समकोण अंतरित करने के लिए बोला गया था, तो आपने इसको 90 अंश लिख दिया। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा चांदे प्रकार से पूरा एग्जैक्ट फिगर बनाना है, बस आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि आखिर चित्र कैसा होगा। तो अब देखो आपको पता है कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है और आपके पास ये जो जीवा है ए बी वो 90 अंश का कोण बना रही है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपके पास त्रिज्यखंड होता था, तो त्रिज्यखंड तो ये एक तरीके से पूरा होता था, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं। ये देखो ये ऐसा मैं नीले हरे रंग से देखो इसको शेड कर रहा हूं लाइनें बनाकर, ये पूरा जो होता था वो आपने सीखा था त्रिज्यखंड होता था। तो इस तरीके से सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो लघु वृत्तखंड है वो ये वाला होगा, क्योंकि 90 अंश का कोण बनना है तो मतलब यही इसके सामने वाला लघु हो जाएगा। तो आप जिसको मैं पीले से बना रहा हूं आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि वृत्तखंड यही होता है जबकि त्रिज्यखंड पूरा होता है। तो अभी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा, ये फॉर्मूला तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। तो अभी देखिए पाई की जगह आप 22/7 लगा दो, आर अर्थात वृत्त की त्रिज्या तो उसका स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 आपने लिख दिया बटे 360 अंश, ये आपके पास थीटा है। आप इसको 8 से भूल ना करें, इसकी 8 से समझने की, तो ये थीटा है आपके पास। तो आप थीटा की जगह आप देख रहे हो 90 अंश का कोण है ही, तो आप 90 अंश यहां लिख देंगे। तो अभी आप देखो 90 से आपने 360 को कैंसिल किया तो 4 बार, देखिए 22 को कैंसिल किया तो ये 11 बार हो गया 2 से, ये आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, और फिर आप देखो 2 से आप 10 को कैंसिल कर सकते हो 5 बार। तो यहां से आप देखिए आपके पास आ जाएगा 11 गुणा 5 गुणा 10 बटे 7, अर्थात ये आपके पास आ जाएगा 550 बटे 7। और यदि आप थोड़ा इसको सरल करें, देखिए सरल करने पर ये आपके पास आ जाएगा 7 से कैंसिल करेंगे 55 को, तो 7 गुणा 7 60, 7 अट्ठे 56, 40, 7 पंजे 35, 7 इंटू 7 49, तो 78.57 आ गया, या फिर आप 78.5 भी लिख सकते हैं। चलिए हम 78.57 ही लिख देते हैं, मात्रक इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहां पर आप गौर करो कि आपको तो ये वाला पीले रंग का जो मैंने बनाया उसका क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि वृत्तखंड तो यही है आपके पास। तो उसका क्षेत्रफल तो आपको तब मिलेगा जब आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अब हम घटा देते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आपके पास आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखो चूंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है, इसका मतलब ऊंचाई आपको पता है इस त्रिभुज की, या तो ओ बी बोल दें या ओ ए बोल दें। तो अगर आपने आधार ओ ए बोल दिया तो ऊंचाई आपके पास ओ बी हो जाएगी। तो देखो 1/2, अब देखिए ओ ए और ओ बी है तो आपके पास त्रिज्या ही इस वृत्त की, तो 10 गुणा 10 आप लिख देंगे। यहां से जब सरल करोगे तो आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपके पास त्रिज्यखंड का और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो देखो, अब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ही निकाल चुके हैं 78.57 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आपने निकाला है 50। तो ये हल करने पर आपके पास 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले वाले भाग का उत्तर निकाल लिया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.57 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर चलते हैं। तो दूसरे वाले भाग पर चलते हैं तो यहां पर आप देखो, आपको बोला गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड आपको निकालना है और पाई का मान आपको यहां पर 3.14 प्रयोग करना है। तो यहां से अब ये देखिए आप कि देखिए प्रश्न तो वही है, अर्थात जो चित्र बनेगा वो तो वही रहेगा, लेकिन मैं यहां पर आपको दूसरा चित्र, मतलब चित्र तो वही है, बस मैं अलग से एक बार और बना दे रहा हूं आपके लिए। तो ये मान लीजिएगा एक वृत्त है। आपने देखा कि एक जीवा इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। इसका मतलब मान लीजिएगा ये आपके पास एक जीवा है। तो देखो ये आपके पास 90 अंश का कोण बन जाएगा इस तरीके से। ये 90 अंश का कोण आपके पास बन गया, जैसा कि आपको प्रश्न में बोला गया था। ये मान लीजिएगा बिंदु ए है और ये बी है। तो अब देखो, अब यहां पर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए बोला गया है। तो त्रिज्यखंड भी हमने आपको समझाया था कि दो होते हैं, क्योंकि देखो एक त्रिज्यखंड तो ये आ गया जो ओ के संगत है, मतलब इसके सामने ही, और ये दूसरा त्रिज्यखंड हो गया। तो इसको ही हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्योंकि दीर्घ इसलिए बोला क्योंकि यहां पर देखो, अगर आप कोण देखोगे तो वो आपके पास, अब देखो दीर्घ त्रिज्यखंड है मतलब आपको ये वाला कोण देखना पड़ेगा। तो देखो पूरा कोण 360 होता है, ये 90 है आपके पास, तो ये कोण जो आपके पास बचेगा वो 270 अंश बचेगा, क्योंकि 360 में से अगर आप 90 अंश घटाओगे तो 270 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक जीवा अगर उसके कोण केंद्र पर 270 अंश बना रही तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ तो केवल इसलिए बोला गया है क्योंकि कोण बड़ा है, 90 अंश वाले कोण से 270 अंश वाला कोण बड़ा है, इसलिए हमने इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोल दिया। तो अब देखो फॉर्मूला तो आपके पास सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। तो अब देखो आपको बोला गया कि पाई का मान तो आपको 3.14 यहां पर लगाना है, आर 10 है इस वृत्त की त्रिज्या, थीटा आप देखो आपके पास अब 270 अंश हो चुका है, ध्यान रखें इस बात का। तो थीटा यहां से 270 अंश हो गया बटे, अब देखो 360 अंश है आपके पास, तो यहां से अब ये देखो आप 0 से 0 कैंसिल, 9 से देखो ये 3 बार कैंसिल और ये आपके पास 4 बार कैंसिल। देखिए ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया और ये 5 बार, इसी तरीके से ये 5 बार कैंसिल हो गया और ये 1 बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये आ जाएगा 3.14 गुणा, देखो 5 गुणा 5 आपके पास 25 आ गया, गुणा 3 आपके पास आ गया। देखिए 3 का 3.14 में यदि हम गुणा करें तो 9.42 आ जाएगा गुणा 25, और फिर हम 25 का गुणा कर देते हैं क्योंकि 25 का पहाड़ा आप सभी को याद होगा। तो देखिए ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 हासिल का, तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक मेथड और समझाना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा मेथड नहीं है कि कोई फॉर्मूला आपको याद करना पड़े। तो ये मान लीजिएगा मेथड 1 था, मेथड 1 में हमने सीधे फॉर्मूले का यूज कर लिया। अब ये देखो कि अगर मान लीजिएगा आपके पास ये कोई एक वृत्त है, ये मान लीजिएगा आपके पास एक जीवा ने कोण बनाया कुछ भी थीटा। तो देखो ये जो आपके पास पूरा कोण बनेगा, ये जो पूरा कोण है आपके पास, ये एक त्रिज्यखंड हो गया, और दूसरा त्रिज्यखंड क्या होगा जो इधर वाला बनेगा,
तो आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए पूछा गया था। तो आप देखो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, ये दोनों त्रिज्यखंड अर्थात पीले से और नीले से जो मैंने बनाया है, ये पूरा मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं। अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो लघु प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो आपने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ही निकाल लिया। लघु हमने इसलिए बोला क्योंकि कोण छोटा है। तो आपने ये क्षेत्रफल तो देखो पहले निकाल लिया है जो कि 78.57 था। तो अब आप लघु को जब निकाल सकते हैं तो आप दीर्घ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप पूरे क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो मेथड 2 में हम समझ लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अपना सकते हैं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि दोनों का मतलब सेम ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपके पास पाई आर स्क्वायर है, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो आप पहले ही निकाल चुके हैं, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आया था। तो आप यहां पर लिख देंगे 78.57। अब ये देखो वैसे आप 78.5 भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आपके पास चल सकता है। तो पाई का मान तो 3.14 है, गुणा आर आपके पास देखो 10 था तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, माइनस 78.57 आपके पास आ गया बराबर। अब ये देखिए 3.14 में से आप 100 घटाएंगे, 100 का गुणा करेंगे तो आपके पास 314 आ गया, माइनस 78.57। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 0.43523, तो 235.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक तरीके से आपका उत्तर आ गया। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात और समझ लेते हैं, कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि आखिर यहां पर 235.50 आया और यहां पर 235.43, ऐसा अंतर क्यों आ रहा है। तो आप देख रहे हो अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहां पर 4-3 है और यहां पर 5-0 है। अर्थात जो आपके पास अंतर है इन दोनों आंसरों में वो है 0.07 का केवल। तो ये तो बहुत छोटा अंतर है, तो आप इसको एक तरीके से नेग्लेक्ट अर्थात नगण्य मान सकते हैं। तो एक तो या तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, और दूसरा अंतर आप ये भी समझ लीजिए आखिर आया क्यों है। वैसे तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। आप समझते हैं अंतर आया क्यों है। तो आप देखिए हमने यहां पर पाई का मान 22/7 लगा के यूज किया है, और जबकि हमको बोला गया था 3.14 लगाना है। तो आप देखो जब 550/7 आया था तो उसमें हमने ये आपके पास एक क्रम चलता रहेगा, ये 7-7-7 आता रहेगा, लेकिन हमने एक बार ही लिखा था। तो इसी कारणवश आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत अंतर आपके पास आ सकता है इन चीजों में, अगर आप पाई का मान अलग अलग यूज करते हैं तो। अदरवाइज दोनों आपके पास उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला भाग है आपके पास जिसको आपको हल करना है चाप की लंबाई। तो देखिए पहले हम इस वाले भाग को हल करेंगे, बाद में हम आगे वाले भागों में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके पास 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त दिया हुआ है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये मान लीजिएगा आपके पास एक वृत्त है। इस वृत्त का आपने देखो ये केंद्र मान लिया, बिंदु O है, और यहां पर आपको बोला गया है कि एक चाप है। तो चाप का मतलब यह हुआ कि एक परिधि का छोटा सा भाग। तो आप जानते हैं ये बाहरी भाग जो होता है, ये बाहरी सीमा जो होती है, इसको हम परिधि बोलते हैं, इस पूरी सीमा को। अर्थात चाप जो होता है इस परिधि का एक भाग होता है। तो इसका मतलब मान लीजिएगा भाग ऐसा भी कुछ हो सकता है कि देखिए आपने यहां से लिया और यहां पर देखो आप, मैं नीले रंग से समझा रहा हूं आपको, देखो इतना आपने चाप बना दिया बेसिकली। तो ये जो देखो आप परिधि का एक छोटा सा भाग है, इसी को आप चाप बोल सकते हैं। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया कि आखिर चाप क्या होता है। तो अब आप इससे देखो O को जोड़ दोगे और O से आप इस बिंदु को जोड़ दोगे। तो यहां से अब देखो अगर आप इसको A बिंदु बोल दें, इसको B बोल दें, और इसी तरीके से मान लीजिएगा कोई बिंदु C है, तो ये C बिंदु से होकर जा रहा है, तो जो चाप है वो आपके पास ACB हो गया। तो चाप अर्थात ACB। अब इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ACB जो आपके पास है उसको आप इस तरीके से बना दें।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक तरीके से चाप है। या फिर आप देखो इसको ए सी बी ना लिखकर ए बी भी लिख सकते हैं। तो देखो ए बी अगर आप लिखोगे तो आपको तो संदेह हो सकता है कि ए बी, देखो अगर ये एक, मैं आपको और समझा देता हूं। अगर मान लीजिएगा आपके पास ये एक वृत्त है, तो अगर आपने बिंदु ए ये लिया और बिंदु बी ये लिया, तो अगर किसी ने ए बी लिखा तो संदेह तो हो सकता है बिल्कुल कि क्या ए बी ये पूरी सीधी रेखा तो नहीं है, क्योंकि ए बी का मतलब तो ये होता है रेखा है। तो अब आप ए बी पर यदि कुछ इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ए बी एक चाप है। तो अब ये सीधी रेखा ना होकर ए बी एक चाप है। इसका मतलब आप देखो कि अब जो ये दूरी है आपके पास, ये, इसको मैं देखो लाल रंग से आपके लिए समझा रहा हूं। ये जो दूरी है आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या सॉरी परिधि के अलोंग, उसी को हम चाप बोलते हैं। तो अब आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। और आपको पता है ये चाप तो 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ये आपके पास 60 अंश का कोण हो गया। तो देखो आप फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई आपके पास होती है 2πr गुणा थीटा बटे 360 अंश। और ध्यान रखें ये थीटा जो होता है वो अंश में होता है। अब थीटा क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं कि कोई भी चाप किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। तो देखो आप यहां पर आपके पास जो थीटा है वो 60 अंश हो चुका है। आपको यार पता ही है प्रश्न में, तो आप लगाकर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये देखो कि हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर ये चाप हम पूरा बना देते, अगर ये वाला चाप हम पूरा बना देते, इसका मतलब आप तो 360 अंश कोण घूमे हैं, तो 360 अंश कोण पर आपके पास जो चाप आता, बेसिकली वो एक वृत्त की परिधि पूरी हो जाती। तो आप लिखते कि जो आपके पास परिधि है वो 2πr आती है, इसलिए अब आप एक अंश के कोण पर निकालोगे तो 2πr बटे 360 अंश हो जाएगा। तो अभी आप देखो आपको तो 60 अंश के कोण पर निकालना है या थीटा कोई भी कोण है, क्योंकि हम एक व्यापक फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो 2πr बटे 360 अंश गुणा थीटा आप कर दोगे। तो आप देख सकते हो यही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी फॉर्मूले को हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो r तो आपको 21 पता ही है, तो यहां पर देखो हम मान लगाते हैं। तो देखिए चाप की लंबाई 2 पाई का मान 22/7, r का मान 21, थीटा का मान देख सकते हैं 60 अंश आप लगाएंगे और 360 अंश आपके पास हर में है, तो आपने ये लगा दिया। तो देखिए 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये 3 बार कैंसिल हो गया। 60 से 360 को कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार कैंसिल हो गया। देखो 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार हो गया, और फिर 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास ये केवल 22 बचेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहला वाला भाग तो आपने आसानी से हल कर लिया। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड हमने आपको समझाया, त्रिज्यखंड होता है ये पूरा पूरा भाग, ये मैं नीले से समझा रहा हूं आपको ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि आखिर त्रिज्यखंड क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है पहले प्रश्न में ही। तो ये आपके पास त्रिज्यखंड हो गया, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल निकालने का हमने यहां पर भी एक फॉर्मूला सीखा था, और ध्यान रखें वो फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। थीटा का मान आप 60 अंश लगा सकते हो, और आर आपको पहले ही पता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है इस वृत्त की। तो पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर अर्थात 21 गुणा 21 बटे 360 गुणा थीटा का मान 60 अंश आप लगा देंगे। तो देखो अब आप 60 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो गया, 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार हो गया, 3 से 6 को करेंगे तो 2 बार, और 2 से 22 को करेंगे तो 11 बार। तो इस तरीके से आपके पास देखो केवल बचा है 11 गुणा 21। अब आप देखो 11 का 21 से आप गुणा कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 231। और ध्यान रखें कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें, क्योंकि त्रिज्या आपके पास सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए क्षेत्रफल जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास दूसरे वाले भाग का उत्तर आ चुका है।
चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आप देखिए, आपको बोला गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड हमने आपको समझाया था कि आखिर कैसे आप निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होगा। तो मैं इसको अभी हटा देता हूं। तो अब देखो, अगर आप ए से बी को जोड़ दें तो ये आपके पास संगत जीवा आ जाएगी। तो जो वृत्तखंड है वो आपके पास ये है, ये तो आपको समझ में आता ही है। तो वृत्तखंड का यदि क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका मतलब आप करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। आप फिर एक बात गौर करोगे कि देखो ओ ए बी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और ओ बी भी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे आमने सामने के। तो ये कोण, कोण ए और कोण बी, ये भी आपस में बराबर ही होंगे। अब देखो ये 60 अंश है तो ये मिलकर 120 अंश होना चाहिए, क्योंकि टोटल मिला के 180 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 60 अंश हो गया और ये भी 60 अंश हो गया। अर्थात किसी भी त्रिभुज के यदि तीन कोण 60 अंश हो जाए, मतलब तीनों कोण बराबर हो जाए, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वो तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब यहां पर आप तीसरे वाले भाग को निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालोगे। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, देखो समबाहु त्रिभुज है ये आपके पास, तो आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि आप देखो सभी त्रिज्याएं थी ओ ए, ओ बी और ए बी। तो देखो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है तो 21 का स्क्वायर। ये ध्यान रखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पहले ही हम बता चुके हैं वैसे तो यहां से आप देखो आपके पास 21 का वर्ग हो जाएगा 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ध्यान रखें वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब भी आप निकालते हैं तो आपको त्रिज्य खंड वाले मतलब पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है। तो आप अब लिखोगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप निकाल चुके हैं, जो कि आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो 231 में से अब आप 441√3/4 घटा देंगे। तो आपको देखो √3 का कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए तो बोला नहीं है कि आपको कितना मान लगाना है, तो आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 231 एक परमेय संख्या है और √3 एक अपरमेय संख्या है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि √3 का एक्चुअल में क्या मान लगाना है, तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या तो आप एक्चुअल में घटा ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखें कभी भी मात्रक लगाना ना भूलें। तो ये आपका उत्तर हो गया है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को अब हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो आपको संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो आप एक रफ फिगर बना लेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे किस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हम एक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं। तो आपने मान लीजिएगा एक वृत्त ये बनाया, इस वृत्त का कोई भी केंद्र होगा, तो मान लीजिएगा बिंदु O ये आपके पास इस वृत्त का केंद्र हो चुका है। अब ये आप देखो कि आपके पास बोला गया कि कोई भी जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनानी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, तो आप एक जीवा कोई भी बना दीजिएगा। तो मान लीजिएगा आपने एक जीवा ये बना दी, और ध्यान रखें ये जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको बिंदु ए, इसको आपने बिंदु पी बी बोला, तो आप ओ से ए को सबसे पहले जोड़ दीजिएगा। तो आपने देखो ए से ओ को जोड़ा तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया, और फिर आप बी से ओ को जोड़ दीजिएगा तो ये आपके पास आ गया। तो ये जो कोण है यही आपके पास 60 अंश है, क्योंकि आप देखो ए बी वाली जीवा के अंत स्वरों से आपने केंद्र को जोड़ा है, तब कोण आपके पास 60 अंश बना है। तो इसी का मतलब होता है कि जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है।
अब ये बोला गया है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब यहां से आप देखो कि हमने आपको समझाया था लघु वृत्तखंड का मतलब ये है कि जो कोण छोटा बनना होगा। तो देखो, यदि ये 60 अंश है तो ये जो बाहर वाला कोण होगा, स्वाभाविक सी बात है ये ज्यादा ही होगा। वैसे तो 300 अंश होगा, लेकिन 60 अंश है तो ज्यादा ही है। तो आप देखो, लघु वृत्तखंड जो होगा आपके पास 60 अंश के सामने वाली भुजा होगी। इसका मतलब ये जो आपके पास है, देखो ये मैं नीले रंग से इसको लाइनें बना रहा हूं, ये आपके पास लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और आप देखो, इस जीवा से जो ऊपर का भाग होगा वो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दीर्घ वृत्तखंड। तो मेन चीज आपके पास रहेगी कि आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लो, क्योंकि आप कोई से भी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो और दूसरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, पहले वाले भाग को हम यहां पर हल करें। वैसे तो यहां पर कोई पॉइंट में नहीं दिया हुआ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अगर मैं इस बिंदु को मान लीजिएगा सी बोल देता हूं, तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप तो केवल फॉर्मूला लगाओ। आपके पास फॉर्मूला उसका होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा माइनस, देखो त्रिभुज ओ ए बी, देखो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब समझ लेते हैं आखिर ये क्यों बराबर होंगे। तो देखो, ओ ए और ओ बी ये हैं तो दोनों त्रिज्या ही, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। अब चूंकि 60 अंश ये पहले से है तो तीनों का मिला के तो 180 अंश होता है, तो इसका मतलब मिला के ये 120 अंश हो गया, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ ए बी जो आपके पास बना है वो एक तरीके से समबाहु त्रिभुज है। तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे क्षेत्रफल का √3/4 गुणा किसी भी एक भुजा को आप लिख दो, तो भुजा तो बेसिकली त्रिज्या ही है, तो आप आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखो कि आपको इस प्रश्न में पहले ही बोल दिया गया है कि जो आर है अर्थात त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। और ध्यान रखें, पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 आपको उपयोग में लाना है। तो देखिए, पाई का मान आप 3.14 लगा दीजिएगा, आर अर्थात 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, थीटा तो आपको पता है 60 अंश है, बटे 360 अंश हो गया आपके पास, माइनस, अब देखिए √3 का मान बोला गया था 1.73 बटे 4 गुणा आर स्क्वायर अर्थात 15 गुणा 15 आपके पास हो गया है। तो देखिए 60 से 360 यदि आप कैंसिल करोगे तो 6 बार कैंसिल हो गया। तो अब देखो, आप यहां से इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा, 15 से कैसे भी कैंसिल ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं 15 गुणा 15 आपके पास दोनों पदों में आ रहा है, तो आप इनको कॉमन ले लीजिएगा। तो 15 गुणा 15 आपके पास 225 होता है, आपने कॉमन लिया अर्थात उभयनिष्ठ लिया, तो आपके पास आया 3.14 बटे 6 माइनस 1.73 बटे 4। अब देखिए इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए 6 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.52, केवल 2 अंकों तक ही हम लिखते हैं दशमलव के बाद। यहां पर देखिए आपके पास आ जाएगा 0.43। तो अब देखिए 225 गुणा 0.52 माइनस 0.43 आपके पास आ गया। तो यदि आप देखो इसको घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 225 गुणा, अब देखिए 0.52 में से 0.43 अगर आप घटाओगे तो आपके पास 0.09 आ जाएगा। अब हम देखिए 225 का गुणा कर लेते हैं, तो 225 का हो सकता है पहाड़ा याद ना हो तो आप 9 का गुणा करिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 गुणा 5 45, 5 हासिल सॉरी 4 हासिल का 2 20, तो इस तरीके से 20.25 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ चुका है 20.25 वर्ग सेंटीमीटर। हो सकता है जब आप उत्तर देखें तो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत आंसर में एरर आए, ध्यान रखें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी 19.25 आ गए, क्योंकि वो तो दशमलव के बाईं तरफ हो जाएगा।
दशमलव में अगर कोई गलती आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि देखिए वो गलतियां इसलिए हो सकती हैं कि जैसे आपने यहाँ पर 2 अंकों तक निकाला है, हो सकता है किसी ने 4 अंक तक निकाला हो, तो इसलिए थोड़ी बहुत एरर जो हो सकती है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। अब देखो आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब आगे आपसे बोला गया था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो जैसे ही अगर आपके पास एक किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा तो दूसरा वाला आप आसानी से निकाल सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाकर। तो इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपके पास हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला 20.25, पाई का मान आपको बोला गया था कि 3.14 उपयोग में लाना है, आर स्क्वायर अर्थात 15 का वर्ग तो 225 हो गया, माइनस 20.25 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब देखिए आपको 225 का गुणा 3.14 में करना होगा। तो या तो आप अलग से इसको कर लीजिएगा, नहीं तो देखो 225 का गुणा करना काफी आसान है क्योंकि संख्याएं केवल 3 और 4 तक ही चल रही हैं। तो हम यदि इसका गुणा करें तो आपके पास आ जाएगा 225 गुणा 4 अर्थात 990 हासिल का, 225 गुणा 1 225 और 90 315, 31 हासिल का, 225 गुणा 3 675 और 31 706 आ जाएगा। देखा आपने 706.50, कितनी आसानी से हमने यहाँ पर निकाल लिया। नहीं तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत लगती है तुरंत रफ में आप कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें। तो 20.25 आप इसमें से घटा देंगे, तो आप देखो जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 और देखिए 706 में से आप 20 घटा देंगे तो आपके पास ये 686 अर्थात 686 आ जाएगा। तो इस तरीके से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपके पास आ गया जो कि 686.25 वर्ग सेंटीमीटर हो चुका है। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 को अब हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बोला गया है कि आप पाई का मान 3.14 प्रयोग करेंगे और √3 का मान 1.73 प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये मान लीजिएगा आपने एक वृत्त बनाया, मैं थोड़ा वृत्त इसलिए बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए चीजें। अब देखिए आपको बोला गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिएगा कोई इस वृत्त का केंद्र हो गया है बिंदु O। फिर बोला गया कि कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनानी चाहिए। तो यहां पर हम देखिए एक जीवा बना देते हैं। तो ये मान लीजिएगा एक जीवा हो गई, ये आपने बिंदु O से अर्थात केंद्र से मिला दिया जीवा का एक सिरा और जीवा का दूसरा सिरा भी आपने O से मिला दिया है। तो अगर आपने इसको बिंदु A बोला और इसको बिंदु B बोला तो देखा आपने कि जो AB वाली जीवा है 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है केंद्र पर। तो इस तरीके से आपने एक ऐसी जीवा भी बना दी जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रही है। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको वृत्तखंड तो बताया था और संगत भी आपको बताया था कि जो कोण आपसे बोला गया उसी के सामने जो होता है। तो देखो 120 अंश के कोण के सामने तो आपके पास ये आ रहा है, ये देखिए मैं हरे से लाइन कर रहा हूं यहां पर। तो ये ही जो आपके पास वृत्तखंड है वो संगत वृत्तखंड हो जाएगा। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिएगा ये बिंदु आपके पास कोई भी C है। तो आपने देखा था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपने सीखा ही है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। तो देखो आर आपको पता ही है कि जो आपको आर रखना है वो 12 सेंटीमीटर है अर्थात वृत्त की त्रिज्या थी जो, तो आप देख भी सकते हैं 12 सेंटीमीटर आपको दी हुई थी और थीटा आप देख सकते हैं 120 अंश है आपके पास।
तो ये मान हम यहां पर अब रख देंगे। तो देखिए पाई का मान तो बोला गया 3.14 प्रयोग में लाएं, गुणा आर स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो 12 गुणा 12 कर दिया, गुणा थीटा आप देख सकते हो 120 है और हर में 360 अंश है। तो देखो जब आप 120 से 360 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से 12 ये आपके पास 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप 3.14 का 4 में गुणा कर दीजिएगा पहले, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.56 गुणा 12। तो अब आप 12 से गुणा कर दीजिएगा। देखिए 12 गुणा 6 72, 2 7 हासिल का 7 0 15, तो 150.72 वर्ग सेंटीमीटर ये आपके पास त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखो जब आपके पास त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल आ गया तो अब आपकी प्राथमिकता रहेगी कि कैसे भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। तो यहां पर सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर मैं इस त्रिभुज को थोड़ा अलग से एक बार आपके सामने बना दूं समझाने के लिए, तो मान लीजिए आपके पास ये एक तरीके से ऐसा त्रिभुज है, ये O है, ये A है और ये B है। तो देखो ये 120 अंश है, आपको पता है देखो OA और OB ये बेसिकली इस वृत्त की त्रिज्याएं ही हैं, अर्थात इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आपको पता है देखो कोण A प्लस कोण B प्लस 120 अंश, तीनों त्रिभुज का कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होना चाहिए, तो आपने वो एक समीकरण लिख दिया। तो अभी आप देखो कि कोण A और कोण B तो आपके पास बराबर है, तो दो कोण A आपने लिख दिया, कोण B को कोण A मान लिया, मान लो आपने, तो 180 में से आप 120 घटाओगे पक्षांतर करने के बाद तो ये 60 अंश बचा, तो कोण A आपके पास आ जाएगा 30 अंश। इसका मतलब आपने देखा कि ये कोण आपके पास 30 अंश आ चुका है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला कोण भी 30 अंश हो गया। अब आप एक बात पर गौर करिए कि आपने पहले भी पढ़ा है कक्षा 9 में कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, तो आप देख सकते हैं यहां पर दो कोण बराबर हैं, या आप देखो कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए आपके पास ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि हम शीर्ष से एक लंब डालें आधार पर, तो वो उस आधार को दो बराबर भागों में व्यक्त करता है, या आप बोल सकते हैं कि मध्य बिंदु पर काटता है। या फिर देखो आपने एक वृत्त वाले अध्याय में भी पढ़ा था कि यदि किसी केंद्र से हम किसी जीवा पर लंब डालें तो मध्य बिंदु पर मिलता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि बिंदु O से भुजा AB या जीवा AB पर एक लंब डालें तो उसके मध्य बिंदु पर जाकर आपको मिल जाएगा, अर्थात ये जो बिंदु होगा, मान लीजिएगा ये बिंदु M है, तो AM और MB आपके पास बराबर आएगा। तो ये 90 अंश है आपके पास, ये 90 अंश है। तो यहां से अब ये देखो आप कि AB आपको वैसे नहीं पता, कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए कि अगर आपको OM निकालना पड़े तो यहां पर हम OM को पहले ही निकाल लेते हैं। तो OM आप इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में आप देख पा रहे हैं यदि हमें OM निकालना है तो OM तो लंब का काम कर रहा है इस 30 अंश वाले कोण के लिए। तो देखिए साइन 30 अंश बराबर लंब अर्थात OM बटे कर्ण अर्थात OA, क्योंकि आपको देखो OM ही हम क्यों निकालना है इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आधार गुणा ऊंचाई गुणा 1/2 करना होता है, तो ऊंचाई आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि आपको आधार भी निकालना है और OM भी निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई मतलब लंबवत होती है जो। तो OM देखो यहां से आपके पास आ जाएगा OA अर्थात त्रिज्या 12 साइन 30 का मान 1/2, तो ये आपके पास 6 आ गया। तो आपके पास OM आ चुका है 6 सेंटीमीटर। अब जिस तरीके से आपने OM निकाला है उसी तरीके से आप देखो AM भी निकालोगे। तो AM निकालने के लिए अब आप कॉस का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आधार बटे कर्ण आपके पास कॉस होता है। तो यहां से देखिए मैं इसको भी निकाल लेता हूं AM को, तो मैं AM को मान लीजिएगा यहां पर निकालता हूं, तो कॉस 30 अंश बराबर आधार AM बटे कर्ण OA। तो देखो OA तो आपके पास 12 है, त्रिज्या है वृत्त की, तो AM आपके पास हो जाएगा 12 इंटू कॉस 30, इसका मान आपके पास होता है √3/2 अर्थात 6√3 सेंटीमीटर। तो आपने AM भी निकाल लिया और BM भी निकाल लिया, और आप जानते हैं AM और BM ये तो बराबर ही होंगे क्योंकि M तो मध्य बिंदु होता है। तो अब आप यहां से देखो कि अगर हमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकला है
तो हम त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज OBM का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब बारी आती है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आपने देखा कि ये आपके पास दो त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है, त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBM का क्षेत्रफल। तो अब देखिए त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल आप देख रहे हो तो ये तो 90 अंश है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाओगे तो आधार AM हो गया तो ऊंचाई OM हो जाएगी। तो 1/2 आधार AM गुणा OM आप लगा दीजिएगा इसमें। AM ये 6√3 आया था और OM ये आपके पास 6 आया था। और देखो ये दोनों बेसिकली सर्वांग सम होते हैं, तो या तो आप दोबारा इसी को लिख दो, नहीं तो समझना चाहो तो आप यहां से समझ सकते हो। BM भी AM के बराबर ही होगा, तो ये 6√3 आएगा। OM आपके पास कॉमन है ही, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 गुणा 6√3 गुणा 6। तो आपने देखा ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप इसको 2 गुना करके लिख सकते हो। तो देखो 2 से 2 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 6 गुणा 1.73 गुणा 6, क्योंकि √3 आपको बोला गया था 1.73 प्रयोग करना है। तो देखिए अब आप 6 का गुणा 1.73 में कर दीजिएगा पहले, तो आपके पास आ जाएगा 6 × 18, 1 हासिल का 3 10, तो 10.38 गुणा 6। अब 6 का गुणा इसमें भी कर दीजिएगा, तो ये 6 × 48, 4 हासिल का 2 2 6, तो ये 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आ चुका है। तो देखिए सबसे मेन काम आपके पास यही रहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में डायरेक्ट फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कभी कभी आपको ये सब काम करने पड़ सकते हैं। तो जब आपने देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया 150.72 और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना काफी आसान है। तो इसलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आपके पास हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यहां से अब देखो आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 150.72, तो 150.72 इसमें से आप 62.28 घटा देंगे, तो आप देखो आपके पास आ जाएगा 12 में से 8 जाएंगे तो 4 4 8 8, तो 88.44 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को अब हम हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आप देख सकते हो आपके पास ये एक वर्गाकार मैदान है 15 मीटर का भुजा का, और इसके किसी एक कोने पर लगे खूंटे, अर्थात देखो ऊपर एक खूंटा लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पर 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया है। फिर आपको आगे बोला गया है कि ज्ञात कीजिए, पहला वाला भाग है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। तो देखिए दूसरे वाले भाग को हम बाद में हल करेंगे, पहले इस वाले भाग को हम हल कर लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि अंत में आपको बोला गया है कि पाई का मान 3.14 आपको प्रयोग में लाना है। तो देखिए अब यहां पर मैं देखिए इस चित्र को थोड़ा अलग से पहले ढंग से समझाने के लिए बना लेता हूं। तो ये मान लीजिएगा आपके पास 15 मीटर स्क्वायर का 15 मीटर भुजा का एक वर्गाकार घास का मैदान है, तो इसका मतलब ये 15 मीटर हो जाएगा, ये भी आपके पास 15 मीटर हो जाएगा। अब यहां से आप ये देखो, ये भी स्वाभाविक सी बात है कि 15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सब भुजाएं ही तो हैं। अब आपको बोला गया किसी कोने पर, मान लीजिएगा हमने कोने ए पर एक घोड़े को बांधा, अब बोला गया कि 5 मीटर की लंबी रस्सी से हमने इसको बांधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद ही सोचिएगा कि जब आपने कहीं खूंटे पर एक रस्सी से किसी को भी बांधा, मान लीजिएगा ये आपके पास कोई भी कितने भी मीटर की रस्सी हो, तो जब आप बोलेंगे
कि कितना घूम सकता है। तो आप देखो ये तो खूंटा है, मैं आपको समझाने के लिए पहले यहां पर अलग से बना रहा हूं। ये एक रस्सी है, रस्सी का मान लीजिएगा यहां पर कोई भी चौक रखी हुई है, मान लीजिएगा चौक रखी हुई है। तो जब आप इसको घुमाएंगे, क्योंकि रस्सी को बिल्कुल भी लचीला ना होने दें, तो जब आप इसको घुमाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप इसको इस तरीके से घुमा पाएंगे, देख सकते हैं आप इस तरीके से घुमा पाएंगे। अगर आप इसको पूरा घुमाना चाहेंगे तो एक तरीके से एक वृत्त बन जाएगा और उस वृत्त का केंद्र ये खूंटा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसको पूरा घुमाना चाहें तो ये एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र खूंटा हो जाएगा। और यदि कोई रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन मतलब एक प्रतिबंध है, मान लीजिएगा आप इतना ही घुमा सकते हैं, तो कोई ना कोई एक पार्ट बनेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक वृत्त के जैसी आकृति बनेगी, भले पूरा वृत्त बने या ना बने, लेकिन वृत्त के जैसी आकृति बनेगी। अब वृत्त यहां पर इसलिए बनाए क्योंकि यहां पर सब कुछ स्वतंत्र है, चारों तरफ कहीं भी आप चौक घुमा सकते थे। लेकिन आप ये देखो कि यहां पर तो आपके पास घास का मैदान है। तो अब चूंकि 5 मीटर का आपने बोला है, तो इसका मतलब जो घोड़ा है वो कुछ इस तरीके से घूम सकता है। तो ये घोड़ा देखो मान लो बिंदु ए से जा सकता है बिंदु बी पर। तो ये इसका मतलब देखो 5 मीटर हो सकता है, क्योंकि 5 मीटर की जब रस्सी है तो उससे आगे तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये भी 5 मीटर हो गया। और इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये भी आपके पास 5 मीटर ही होगा, कहीं भी आप देख लो, चाहे आप ये बना लीजिएगा, चाहे आप देखो इसको देखें तो ये भी आपके पास 5 मीटर ही रहेगा, चाहे आप इसको देखें तो ये भी आपके पास 5 मीटर ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास एक 5 मीटर का वृत्ताकार भाग बनेगा। अब ये पूरा वृत्त नहीं बनेगा क्योंकि ये आपके पास एक मैदान था। तो मैदान में ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ये बी को पार तो इधर करके नहीं आ सकता कभी भी, तो मैदान के अंदर ही रहना है उसे घोड़े को। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये आपके पास इतना भाग बन गया। तो अब ये देखिए आप कि आप तो जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये सभी कोण 90 अंश के आपके पास हैं। तो अब देखो यदि ये सभी कोण आपके पास 90 अंश के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण भी 90 अंश का हो गया। अर्थात आपको वृत्त के 1/4 अर्थात 1/4 भाग का क्षेत्रफल एक तरीके से निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं पूरा वृत्त 360 अंश का होता है, 1/4 भाग यदि आप निकालोगे इसका मतलब 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। तो अब यहां से पहला भाग को आप आसानी से हल कर सकते हो। आपसे बोला गया था कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो देखो आपके पास पहले वाले भाग का आंसर अर्थात क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, स्वाभाविक सी बात है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। अब देखो आर आपको पता है कि घोड़े को आपने कितनी लंबी रस्सी से बांधा है, तो आप देख पा रहे हो कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा था, तो यही आपके पास त्रिज्या हो जाएगी। तो देखो पाई का मान 3.14 प्रयोग में लाना है, गुणा आर स्क्वायर अर्थात 5 गुणा 5 आपने लिख दिया, थीटा आप देख सकते हो 90 अंश है आपके पास, बटे 360 अंश आपके पास हर में चल ही रहा है। तो यहां से आप देखिए कि 90 से 360 को कैंसिल करोगे तो आपके पास ये 4 बार आ गया, 2 से कैंसिल करोगे 3.14 को तो 1.57 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया 1.57 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 25 बटे 2। तो आप चाहें तो पहले 25 का गुणा कर दीजिएगा या फिर चाहें तो पहले 2 से भाग कर दीजिएगा, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, कैलकुलेशन है, जैसे आपको उचित लगे। तो यहां पर देखिए मैं पहले यहां पर भाग कर देता हूं, मान लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.785 गुणा 25। तो देखिए पहले वाले प्रश्न में जो मैदानी भाग का क्षेत्रफल है जहां घोड़ा चढ़ सकता है वो आपके पास 25 का गुणा इससे करने पर आ जाएगा। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो 25 का पहाड़ा आपको पता है, तो 25 गुणा 5 करेंगे तो 125, 12 हासिल का, 25 गुणा 8 200, तो ये 212, 21 हासिल का, 175 और 21 196 आपके पास ये आ गया। तो अब आपको दशमलव लगाना होगा, तो दशमलव यहां पर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले भाग में आपके पास उत्तर आ गया कि घोड़ा 19.625 वर्ग मीटर मैदानी भाग को चढ़ सकता है घास के रूप में। तो ये पहले वाले भाग का उत्तर आपके पास आ गया। अब देखिए अब हम आगे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो आप अब देख रहे हो कि ये 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी हो चुकी है। तो यहां पर आप देखो
दूसरे वाले भाग को हल कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक बार में भी वृद्धि निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। अब यदि आप इस चित्र में देखें तो जो आपके पास वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, अगर देखो 5 मीटर है, अब 10 मीटर से लंबी रस्सी से उसको बांधा, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का एक वृत्ताकार भाग में घोड़ा घूम सकता होगा। ये मान लीजिएगा P है, ये Q है। तो अब आपके पास ही पूरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े 10 मीटर की रस्सी बांधने पर, लेकिन उसने तो पूछा है वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब ये जो मैं पीले रंग से आप देख रहे हैं, मैं एक क्षेत्र बना रहा हूं, यही तो वृद्धि होगी जिसमें घोड़ा अधिकतम चढ़ सकता है। क्योंकि देखो पूरा जब चढ़ सकता था वो ये पूरा भाग था, तो आपको तो बोला गया है कि अधिक कितनी वृद्धि और हो रही है उसके चढ़ने में। तो ये जो मैंने पीले रंग से बनाया है, आपको बेसिकली ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां पर निकालना होगा। चलिए अब हम यहां पर जब हम इसको समझ चुके हैं तो अब हम फॉर्मूले लगाते हैं। तो देखो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा पाई आर की जगह आपने 10 लगाया स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा माइनस इसकी जगह पाई गुणा आर की जगह यहां पर 5 लगाया का स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा। तो आप जानते हो पाई थीटा भी देखो 90 अंश ही रहेगा और 360 अंश ये सब तो समान है। तो पाई का मान 3.14, थीटा का मान 90 अंश और हर में 360 अंश, ये तो आपके पास उभयनिष्ठ है, तो ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया बाहर। अब आपके पास बचा है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए 90 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो गया। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार हो गया और ये 1.57 आ जाएगा। फिर आप देखिए 1.57 आ जाएगा आपके पास बटे 2, ये तो बाहर की तरफ आपके पास आ गया। अब यहां पर आप देखो 10 का वर्ग है तो ये तो 100 हो गया और 5 का वर्ग अर्थात 25 हो गया। तो 100 माइनस 25 आप करेंगे तो आपके पास आ गया 1.57 गुणा 75 बटे 2। तो यहां से अब आप देखो आप सबसे पहले 2 से विभाजित कर दीजिएगा इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.785। तो ये 0.785 गुणा 75 आपके पास आ चुका है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5, 7, 8 और 58। तो ये 58.875 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि घोड़े के लिए जो वृद्धि हो रही है मैदानी भाग में, जितना अधिकतम चढ़ पा रहा है अब वो जब, तो वो वृद्धि 58.875 यहाँ सेंटीमीटर ना होकर मीटर आएगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा था, तो वो मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने मीटर स्क्वायर, यहाँ पर तो हमने सही लिखा था, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। इस प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। फिर आपको आगे लिखा हुआ है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर अर्थात mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आप एक आकृति में देख सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी तक हमने इस प्रश्न को जितना पढ़ लिया है उतना हम यहां पर एक बार समझ लेते हैं। तो वृत्ताकार ब्रूच आपको बोला गया था, तो आप देखो ये वृत्ताकार ब्रूच आपके पास दिख रही है, सामने वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है। फिर इसको आपको बोला गया कि चांदी के तार से आपने इसको बनाया है। तो आप ये देखो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं चांदी के तार से आपने इसको बनाया है। तो आप देखो ये आपके पास ये परिधि जो है वो बेसिकली चांदी के तार से बनी हुई है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तो आपके पास इस ब्रूच का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास मतलब आप जानते हैं 2 गुणा त्रिज्या, वो आपके पास 35 mm है। तो अब देखो यहां से सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं इस ब्रूच की, वो आपके पास हो जाएगी
35/2, त्रिज्या मतलब जिसको हम r लिखते हैं, तो 35/2 मिलीमीटर अर्थात mm आपके पास आ गई है। फिर आपको यहाँ पर देखिए बोला गया था कि जो व्यास हैं, देखिए आप यहाँ पर 5 व्यास आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिएगा व्यास को देखो अंग्रेजी में हम डी डायमीटर बोलते हैं, तो ये मान लीजिएगा D1 पहला डायमीटर, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और ये देखो पांचवा व्यास। अब बात आती है कि क्या ये व्यास है, तो देखो ये तो D1 वाली व्यास ही है, तो इसलिए ये तो काउंट नहीं करोगे आप, मतलब एक ही है ये। फिर देखते हैं क्या ये भी होगा, तो देखो ये D2 वाला व्यास है, आप देख सकते हो ये एक ही बार काउंट होगा। तो इस तरीके से आपने देखा केवल 5 व्यास ही ऐसे हैं जो काउंट नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये पता है लग गया कि 5 व्यास हैं। और फिर बोला गया कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में आपके पास हो रहे हैं, तो देखो ये आपके पास मान लीजिएगा पहला त्रिज्यखंड, ये दूसरा त्रिज्यखंड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। तो ये आपको समझ में आ गया कि 10 त्रिज्यखंड है और बोला गया था ये बराबर में है। तो अब हम इस प्रश्न का पहला वाला भाग बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपको बतानी है। तो आपको यह बताना है कि आखिर कितना चांदी यहां पर यूज हुआ होगा, अर्थात उपयोग में आया होगा। तो यहां पर आप देखिए हम लिख लेते हैं कुल चांदी के तार की लंबाई। तो कुल चांदी के तार की लंबाई देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि चांदी का तार कहां कहां लग रहा है। तो जैसे आप प्रश्न में देख सकते हो चांदी का तार देखो ब्रूच को बनाने में लगा है, तो मैंने आपको बताया था परिधि एक तरीके से, ब्रूच मतलब वृत्ताकार है, मतलब ये परिधि आपके पास हो जाएगी। तो इस तरीके से परिधि आपके पास हो गई वृत्त की। प्लस आप देखो आगे आपको बोला गया कि तार को वृत्त के 5 व्यासों में यूज किया गया है। तार मतलब चांदी का तार जो था, तो 5 व्यास है मतलब 5 व्यास की लंबाई, तो 5 गुणा व्यास आपके पास हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं परिधि अर्थात 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, तो आर का मान आप 35/2 लगा देंगे। तो अभी तो देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं केवल, और ये आपके पास 5 गुणा व्यास आपके पास हो जाएगा। अब यहां पर आप ये देखो कि पाई का मान देख सकते हैं, आपको बोला गया है कि आपको 22/7 प्रयोग में लाना है। तो देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या, अब आपको समझ में आ गया कि 35/2 है, प्लस 5 गुणा 35/2 आपने यहां पर भी लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये 35 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये 22 गुणा 5 बचा है आपके पास, प्लस यहां पर देखो 35 गुणा 5 175/2 आपके पास यहां से बच गया है। तो आप देख सकते हो 22 गुणा 5 110 होता है, प्लस 175/2 यदि आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.7.5। तो आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, देखिए यहां पर एक बात को हम ध्यान दें, हमने एक गलती कर दी है शायद, ये तो देखो व्यास लिखा हुआ है लेकिन यहां पर हमने त्रिज्या लगा दी है, तो ये 35/2 नहीं आएगा, केवल 35 ही आएगा। तो अब आपको 110 प्लस 75 जोड़ना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास 285 आ जाएगा। अब चूंकि आपने देखा हर जगह आपके पास मात्रक लंबाई का मिलीमीटर चल रहा है चांदी के तार की लंबाई में, तो इस तरीके से यहां पर ये 285 मिलीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो पहला भाग तो आपने आसानी से हल कर लिया। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया आगे कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि 10 त्रिज्यखंड आपको बन रहे थे, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया भी था और बोला भी गया यहां पर प्रश्न में। तो आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप कोण पहले निकाल लें एक छोटे से त्रिज्यखंड में कितना कोण बन रहा है, या फिर आप पहले पूरे ब्रूच का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो यहां पर अब देखो हम दूसरे वाले भाग को हल करते हैं। तो संपूर्ण वृत्त या ब्रूच, मैं ब्रूच भी लिख देता हूं, का क्षेत्रफल आप निकालो। तो वो तो बेसिकली वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखो पाई का मान तो 22/7, आर आपके पास 35/2 है, चूंकि उसका वर्ग करना है तो 35/2 आपने दोबारा और गुणा कर दिया। तो यहां से आप देखिए कि 7 से ये 35 5 बार कैंसिल हो गया और 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो गया।
तो ये आपके पास आ गया 11 गुणा 5 55 गुणा 35/2। तो देखो अब आप 35 का गुणा कर देंगे 55 में, तो 35 गुणा 5 175 होता है, 17 हासिल का, 175 और 17 192/2 ये आपके पास आ गया। तो यहां से देखो 1925/2 यदि आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 962.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और आप देख रहे हो कि संपूर्ण वृत्त में तो आपके पास 10 त्रिज्यखंड बनने हैं, आप देख सकते हो 10 त्रिज्यखंड मैंने आपको बताए थे बराबर बराबर। इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का मतलब कि कोई से भी एक त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप 10 से भाग कर देंगे, तो 1/10 गुणा 962.5 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि जब आप इसको हल करोगे तो ये 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग मिलीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का दूसरा वाला भाग भी आसानी से हल कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। फिर आपको आगे बोला गया है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आप आगे देख सकते हैं कि पाई जहां जहां आएगा आप उसकी जगह 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक छतरी है जिसमें 8 ताने हैं। तो तानों का मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हो ये जो आपके पास ऐसी डंडियां होती हैं इन्हीं को ताने बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे लगी होती हैं। वृत्त का केंद्र मतलब यहां पर इससे लगी होती हैं ये सब ताने, ऐसे करके लगी होंगी, भले आपको अभी नहीं दिखेंगी इसमें लेकिन आप अपनी छातों में देख सकते हैं ऐसे। फिर बोला गया है कि 8 जो ताने हैं और ये जो छतरी है वो 45 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक सपाट वृत्त आप मान लो। तो यहां पर देखो आपको बोला गया है कि ये देखो इस तरीके का एक वृत्त बनेगा, आप देख सकते हैं ये इस तरीके का, देखो 8 ताने हैं आपके पास यहां पर। तो आपने ये 8 ताने बना दी। फिर बोला गया कि सपाट वृत्त मानना है। तो सपाट वृत्त मानने का मतलब क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप खुद सोचिएगा कि क्या ये आपके पास एक वृत्त है। यहां पर कुछ छात्र तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ ये वृत्त है, लेकिन एक्चुअल में सुनिए ये एक्चुअल में वास्तव में एक वृत्त नहीं है। क्योंकि देखो वृत्त होने के लिए देखो यहां पर एक गड्ढा यहां पर है, यहां पर एक देखो गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है ऐसे गड्ढे तो होंगे ही। और इसी कारणवश आपको बोला गया है कि आप इनको एक सपाट वृत्त मान लीजिएगा, अर्थात आप इनको एक इस तरीके का वृत्त मान लीजिएगा, मतलब इन गड्ढों को आप नगण्य मान लीजिएगा। और अब आपको समझ में आएगा तुरंत कि 45 सेंटीमीटर की ये वृत्त था, मतलब इसकी त्रिज्या थी। तो अब इसमें 8 ताने लगी हुई हैं, तो यहां पर अब मैं 8 ताने बना देता हूं। देखिए ये कुछ इस तरीके से 8 ताने आपके पास बनने होंगे इस वृत्त में। अब ये देखो कि आपको बोला गया है किसी भी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेसिकली अगर मान लीजिएगा ये 8 ताने, तो एक ताने ये है एक ताने ये है, तो इनके बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं लाल लाइनिंग बना रहा हूं, तो बेसिकली ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अभीष्ट क्षेत्रफल यही हो जाएगा। अब यहां पर ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने इन दोनों तानों को बनाया तो इनके बीच में ही ज्ञात करना है। आप कोई सी भी दो ताने ले सकते हैं, सभी के बीच में बराबर क्षेत्रफल ही होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि बराबर दूरी पर लगी हुई है। तो यहां से अगर आप ये वाला क्षेत्रफल लेना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, आएगा हमेशा समान ही। तो कोई सी भी दो तानों के बीच में आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप तो ये सोचिए कि क्या हम एक संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए करने के और तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका समझा रहा हूं आपको बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना कि कितना कोण बनेगा दो तानों के बीच में, आपको केवल संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आपको बोल दिया गया है कि 22/7 लगाना है, और त्रिज्या आपको पता है 45 सेंटीमीटर है एक ताने की।
तो 45 गुणा 45 आप कर देंगे क्योंकि वर्ग करना था आर स्क्वायर का। तो यहां से अब देखो आपके पास ये आ जाएगा 22/7 गुणा 45 का स्क्वायर 2025 आ गया। तो इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपसे तो बोला गया कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, कोई सी भी दो तानों के बीच में, मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है। और आप देखो ऐसे आपके पास ये 8 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग बनेंगे। आप देख सकते हो ये 8 भाग बनने हैं आपके पास। तो आप इस संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल को 8 से भाग कर देंगे। तो इसलिए दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल ये आपके पास हो जाएगा 8 से भाग करने पर 1/8 गुणा 22/7 गुणा 2025। तो यहां से अब देखो 2 से कैंसिल करें तो ये 4 हो गया और ये आपके पास 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया 11 गुणा 2025 बटे 7 गुणा 4 अर्थात 28। तो अभी हम 11 का 2025 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 11 का पहाड़ा आपको पता है तो 11 का पहाड़ा कर सकते हैं। तो 11 गुणा 5 55, 5 हासिल के 7 2 22। तो ये आपके पास आ गया 22,275 बटे 28। तो अब आप 22,275 को 28 से भाग देंगे। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं। वैसे आपको पहाड़े पता होने चाहिए, नहीं तो आप तो प्रॉपर तरीके से भाग दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास देखो आ जाएगा 28 गुणा 7 9 5 दशमलव लगाएंगे 5 3। तो देखिए 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास किन्हीं भी दो क्रमागत तानों के मध्य क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब ऐसा ध्यान रखें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको 2 अंकों तक ही निकालना है, 3 तक निकालना है, 4 अंकों तक, लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 अंकों तक आप अपना उत्तर तो जरूर दें ही। तो इस तरीके से मैंने यहां पर देखिए 2 अंकों तक उत्तर निकाल दिया है। अब देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि प्रश्न संख्या 11 में किसी कार के 2 वाइपर्स हैं, परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं। फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, आपको बोला गया है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और वो 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आखिर ये आपके पास किस तरीके से बन रहे होंगे। तो आप देखो आपके पास कोई वाइपर है जो 25 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, जिसकी पत्ती की लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा ये आपके पास एक वाइपर है। अब इसकी लंबाई देखो ये 25 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब ये वाइपर मान लीजिएगा इस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है। स्वाभाविक सी बात है किसी बिंदु के सापेक्ष तो वो घूमेगा ही घूमेगा। बोला गया है कि वो 115 अंश के कोण तक घूम सकता है। अब 115 अंश के कोण तक घूम सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि वाइपर कुछ इस तरीके से आपके पास 115 अंश के कोण तक, मतलब इतना घूम सकता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा। तो आप देखिए ये जो कोण आपके पास होगा ये 115 अंश आपके पास हो चुका है। तो अब ये देखो मैंने एक वाइपर आपके लिए बनाया है, लेकिन आपको तो बोला गया है कि 2 वाइपर हैं। तो सबसे पहले हम एक वाइपर से देखते हैं, फिर बाद में हम आगे देखेंगे। तो यहां पर आपको बोला गया है कि कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो यहां पर आप देखो एक वाइपर द्वारा साफ क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये भी तो आपके पास 25 सेंटीमीटर ही हुआ, क्योंकि वाइपर तो इसी बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है। तो ये तो त्रिज्या का काम करेगा। आप अगर ये दूरी भी देखना चाहेंगे तो ये भी आपके पास 25 सेंटीमीटर ही आएगी। तो ये आपके पास देखो आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा
115 अंश। ये फॉर्मूला होता था, बेसिकली यहाँ थीटा होता था, तो अभी मैं थीटा लिख देता हूँ, अगली लाइन में हम वहां 115 अंश लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब देखिए पाई का मान आपको बोला गया कि 22/7 प्रयोग में लाना है, तो 22/7 गुणा आर का मान 25 है, तो 25 का वर्ग कर देंगे हम, बटे 360 अंश गुणा थीटा का मान 115 अंश। तो अब ये देखो कि यदि हम इसको 5 से कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 23, और ये देखो आपके पास आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ये 72 आ गया आपके पास। अब यहां से आप देखो कि अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये 36 आ गया और ये 11 आ गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 11/7 गुणा 625 गुणा 23 बटे 36। तो जब आप इनका आपस में गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,58,125 बटे 36 गुणा 7 करोगे तो 252, तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक आ गया। तो अब ये देखो जो ये आपके पास आया कि एक वाइपर कितना एरिया को क्लीन कर रहा है, लेकिन आप देखें कि आपके पास तो 2 वाइपर थे और आपको बोला गया है कि कुल कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, इसलिए 2 वाइपर द्वारा साफ क्षेत्रफल, अर्थात आप इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो 2 गुणा 1,58,125 बटे 252 आप कर देंगे। तो यहां से आप ये देखो कि सबसे पहले तो आप 2 से कैंसिल करोगे इस 252 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 है और 126, तो ये 126 आ गया। तो अब आप 1,58,125 में 126 से भाग कर देंगे, तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं 1,58,125 बटे 126। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा 1, 2, 5, 4.96। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखो बोला गया कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस स्वाभाविक सी बात है वहां पर ऊपर लाइट चल रही होगी, तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक लाइट है। फिर आपको बोला गया कि यदि ये एक आपके पास लाइट है तो ये 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला सकता है लाइट, लेकिन वो 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में ही फैला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो जाएगी वो 16.5 किलोमीटर की हो जाएगी, और ये देखो आपके पास 80 अंश का त्रिज्यखंड इस तरीके से ये बन जाएगा, आप देख सकते हैं। तो वो इतने त्रिज्यखंड में ही लाइट फैला सकता है, ये आपके पास 80 अंश हो गया और ये 16.5 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखो कि आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी में तो चेतावनी दी जा सकेगी, तो मतलब जहाज इसमें ही होने चाहिए। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा, ये आपने फॉर्मूला सीखा था। अब यहां पर आप देखो कि जो आर है वो 16.5 किलोमीटर हो जाएगी क्योंकि वही त्रिज्या का काम करेगी, और जो थीटा है वो 80 अंश आपके पास हो जाएगा। पाई का मान आपको बोला गया है कि 3.14 आप प्रयोग में लाएं, तो 3.14 गुणा आर की जगह 16.5 गुणा 16.5 आप लिख सकते हैं बटे 360 अंश गुणा थीटा अर्थात 80 अंश आपके पास हो जाएगा। तो यहां से आप ये देखो कि 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार ये कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, और ये 4 से 9 बार कैंसिल हो गया। फिर आप देखिए कि अगर आप 3 से कैंसिल करना चाहें तो ये 3 बार कैंसिल हो गया, ये आपके पास 5.5 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 3 से भी आपने इसको कैंसिल कर दिया,
5.5 बार। तो देखो अब हम 3.14 और 5.5 को एक साथ लिख लेते हैं। तो 3.14 गुणा 5.5 गुणा, देखो 5.5 और 2 का गुणा यदि हम करेंगे तो वो आपके पास 11 हो जाएगा। तो अब हर में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप आसानी से कर सकते हो। देखो आप 5.5 भले ही लिखा है, लेकिन आप तो इसको 55 मानिए। 55 का गुणा आप करो, 55 चौका 220, 22 हासिल का, ये आपके पास 77, 7 आ जाएगा हासिल का, 172 आपके पास आ गया। तो अब आपको दशमलव लगाना होगा। तो देखो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंक, तो यहाँ 17.270 गुणा 11 आपके पास हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट अर्थात इसकी गणना करोगे तो ये देखो 11 का गुणा आप करोगे तो 11, ये आपके पास 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 18 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से 189.970 आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान रखें मात्रक पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका उत्तर गलत मान लिया जाएगा। तो अब देखो ये किलोमीटर में आपके पास त्रिज्या दी हुई थी, तो इसका मतलब आपके पास जो क्षेत्रफल है जिसमें जहाजों को होना चाहिए वो हो जाएगा 189.970 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हो ये आपके पास 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आपको बोला गया है कि यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पर कहीं भी केंद्र होगा, तो त्रिज्या तो आप जानते हैं वृत्त केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर दूरी त्रिज्या कहलाएगी, तो 28 सेंटीमीटर है वो आपके पास। फिर बोला गया तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं आपको आगे बोला गया है कि पाई का मान 22/7 प्रयोग में लाना है और √3 का मान 1.7 प्रयोग में आपको लाना है। तो सबसे पहले तो आप ये बात गौर करिए कि भले ही आपको टोटल खर्चा ज्ञात करना है, आप देखिए आपको लागत निकालने की बात की जा रही है। तो आप देखो यहां पर आपको बोला गया है 1 सेंटीमीटर में 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 0.35 रुपए, तो आपसे टोटल खर्चा पूछा गया है। तो इसका मतलब देखो वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब आपको क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब आपके पास आ जाएगा तो आप टोटल गुणा कर देंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर का आपके पास पहले से ही दिया हुआ है। तो यहां पर आप टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे जो आपके पास ये 6 समान डिजाइन बने हुए हैं उनके। तो यहां से आपको देखो ये तो समझ में आ रहा है कि ये सभी आपके पास बराबर डिजाइन है, क्योंकि आपको बोला भी गया है समान डिजाइन है आपके पास। तो यहां पर देखो ये इस तरीके से आपके पास कुछ आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास ये आ गया। अब देखो ये आपके पास केंद्र आ गया। अब हम मान लीजिएगा कोई सा भी क्षेत्रफल निकालते हैं डिजाइन का। तो आप देखो आपके पास ये एक हेक्सागन अर्थात षटभुज मिल रहा है, क्योंकि आप देखो इसकी 6 भुजाएं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और छठी भुजा, और आपको बोला गया है ये सब समान है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि देखो पूरा कोण 360 अंश होना चाहिए, इसलिए ये कोण मतलब कोई भी एक कोण आपको निकालना होगा तो वो 360/6 हो जाएगा, तो ये आपके पास 60 अंश हो जाएगा। तो 360/6 करके आपने एक कोण निकाल लिया, 60 अंश हो गया। अब आपको ये पता है कि इस वृत्त के लिए अगर ये केंद्र है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये तो त्रिज्या का काम कर रही है, अर्थात ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी आपके पास 60 अंश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, अब यहां पर आप देखो इस त्रिभुज इस वृत्त के लिए मान लो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आप कोई सी भी एक डिजाइन पकड़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये पकड़ ली, मतलब ये वाला मैंने एक वृत्त का भाग पकड़ लिया है। तो अब देखो इसके लिए डिजाइन तो केवल ये वाली है, मैं इसको देखो लाल से ऐसे बना रहा हूं, ये डिजाइन है केवल, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिज्य खंड के लिए ये एक वृत्तखंड का काम कर रहा होगा इस वृत्त के छोटे से भाग के लिए, तो बेसिकली आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब आप ये देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा थीटा माइनस। अब देखो ये आपके पास जो त्रिभुज है इसके तीनों कोण समान हो चुके, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपके पास देखो त्रिज्या ही बन जाएगी, सब 28 ही है ये सब, तो ये आप 28 का वर्ग लिख देंगे। तो यहां से अब देखिए आर की जगह हम 28 लगाएंगे। देखो आपको बोला गया था पाई का मान 22/7 और अंडर रूट 3 का मान 1.7 लगाना है। तो देखो पाई का मान आप 22/7 लगा दीजिएगा, आर की जगह 28 का स्क्वायर आप लिख दीजिएगा, थीटा आपके पास 60 अंश हो ही चुका है बटे 360 अंश माइनस अंडर रूट 3 की जगह 1.7/4 गुणा 28 का स्क्वायर। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं कि देखो 28 का स्क्वायर दोनों पदों में आपके पास आ रहा है, तो आप इसको उभयनिष्ठ ले लीजिएगा। तो 28 का स्क्वायर आपने उभयनिष्ठ लिया। अब यहां से आप देखो आपके पास कोष्टक में बचेगा 60 से पहले 360 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार, 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया और ये 11 हो जाएगा। तो ये 11/21 आ गया माइनस 1.7/4 आपके पास आ जाएगा। तो थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 28 का स्क्वायर ये आपके पास 784 आ जाएगा। अब देखिए 11/21 यदि आप करोगे तो 0.52 आ जाएगा माइनस, मैं 2 अंकों तक ही निकाल रहा हूं, आप चाहे तो 3 अंकों तक भी कर सकते हैं। अब 1.7/4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.42। तो अब देखो ये आपके पास आ गया 784 गुणा 0.10 और जब आप इसका गुणा इससे करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 784 10 और दशमलव लगाएंगे तो 78.40। अब देख लेते हैं मात्रक क्या है आपके पास। तो आप देख रहे हैं हर जगह आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है लंबाइयों में, तो 78.40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एक डिजाइन अर्थात एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं आपके पास तो 6 डिजाइन थे, तो इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालोगे तो 6 का गुणा कर दोगे, ये आपके पास 78 है, मतलब ये 8 है। तो अगर हम 6 से गुणा करें तो देखिए आपके पास आ जाएगा 0 4 0 47, तो 470.40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखो कि आपको तो यहां पर टोटल लागत निकालनी है, कुल कितनी लागत लगेगी, और 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए 0.35 रुपए हैं। तो आप ये देखिए कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लागत है आपके पास 0.35 रुपए, इसलिए आपको तो इसके लिए पूरे के लिए निकालनी होगी लागत। तो इसलिए अब आप 470.40 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लागत निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं 0.35 गुणा 470.40। तो यहां पर देखिए आप 35 का पहाड़ा पढ़िएगा, क्योंकि 0.35 का हो सकता है आपको पहाड़ा ऑब्वियस सी बात नहीं याद होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब आप यहां पर 35 का पहाड़ा पढ़िए और इसको हल करेंगे। तो देखो 35 का पहाड़ा पढ़ते हैं यहां पर हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 4 6 4 164 आया है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप दशमलव लगा दीजिएगा, तो यहां से आपके पास देखो दशमलव यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन 6 डिजाइनों को बनाने में कुल लागत 164 रुपए 64 पैसे, मतलब 164.64 आप वैसे बोलेंगे, तो इतनी लागत आपके पास आ जाएगी।
तो देखिए अब हम प्रश्नावली 12.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। फिर बोला गया प्रश्न एक्चुअल में त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है निम्नलिखित है। और आप देखिए आपके पास ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करके बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको कोण दिया हुआ है थीटा अर्थात p अंश दिया हुआ है और त्रिज्या आपको दी हुई है जो कि हम स्मॉल r लिखते थे वो आपको कैपिटल R दी हुई है। अब आपने देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सीखा ही था और ध्यान रखें वो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके पास होता था पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा पी। तो यहां से अब आप ये देखो सॉरी पी नहीं आएगा यहां पर तो कोण आएगा थीटा। अब हम यहां पर मान लगा देंगे तो देखो पाई का मान तो पाई रहा, जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है मतलब बड़ा आर, तो ये बड़ा आर स्क्वायर लिख दिया आपने 360 गुणा अब थीटा की जगह आपने पी लिख दिया। तो आप देख रहे हो यहां पर आपके पास कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखो पाई आर स्क्वायर है तो यहां पर देखो आर है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है बिल्कुल ही गलत हो गया, ये भी बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो यहां ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर आप देख रहे हो 360 है यहां पर हर में 720 है और यहाँ 180 है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि सब अंश में बिल्कुल सेम है लेकिन हर में अलग है, तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। लेकिन यहां पर यदि आप ये देखो कि हम यहां पर यदि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा पी, ये आपके पास पहले से था आपने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया क्योंकि सब कुछ आपको बैलेंस करना होता है संतुलित। तो यहां से अब ये देखो आपके पास ये आ जाएगा P बटे P आपने ये लिख दिया 360 का 2 में गुणा करेंगे तो 720 और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही आपका उत्तर होना चाहिए। तो आप देखो आपके पास P बटे 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर ये आपके पास यहां पर आ रहा है, अतः विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।